इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही गर्म बर्तन को गलती से छू देते हो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? आपका हाथ इमीडिएटली पीछे की ओर खींच लिया जाता है, इससे पहले कि आपके ब्रेन को भी इस बात का पता चले। इसका मतलब जैसे ही आपके बॉडी का कोई पार्ट या स्किन किसी हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आता है, आपके बॉडी के छोटे छोटे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको पता है, एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करने वाले ये छोटे छोटे सेंसर्स हमारे नर्व सेल्स ही हैं, जिन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं। और इन न्यूरॉन्स का काम है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर जाना, वो भी इंस्टेंटली। नाउ अगर किसी मैसेज को इंस्टेंटली डिलीवर करना है तो उस मैसेज को इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, राइट? बिल्कुल सही बात है। आपके हर एक थॉट, हर एक फीलिंग, यहां तक कि आपके हर एक मूवमेंट को यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही ड्राइव करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के वीडियो नंबर 154 में। आज के सेशन में हम बायो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में जानकर डेफिनेटली आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बायो इलेक्ट्रिसिटी इज एसेंशियली बायोलॉजी ओनली। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जनरेट होने वाले और ट्रांसमिट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की स्टडी करने के लिए फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने वाले फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स के अंदर और बाहर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयंस का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जिसके चलते आप सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप होता हुआ देख सकते हो। एंड इसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप हुए वोल्टेज डिफरेंस को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहा जाता है। और हमारे नर्व सेल्स न्यूरॉन्स के लिए इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू लगभग 70 मिली वोल्ट के आसपास होती है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। फिजिक्स की भाषा में इन सेल वॉल्स को आप चार्ज्ड कैपेसिटर्स के जैसा समझ सकते हो, जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंस्टेंटली रिलीज करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और जिस प्रकार हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए मेटल वायर की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर लेकर जाने के लिए एक रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। यू आर राइट, इसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो एसेंशियली न्यूरॉन से ही मिलकर बने होते हैं। वायर वाले इलेक्ट्रिसिटी और बायो इलेक्ट्रिसिटी में अंतर सिर्फ इतना है, वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी में करंट प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण, वहीं बायो इलेक्ट्रिसिटी में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयंस के मूवमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात हो और ओम्स लॉ का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? ओम्स लॉ कहता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बायोलॉजिकल सेल्स के वोल्टेज के बारे में तो हमने जान ही लिया है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो दिस रेजिस्टेंस कम फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड द सराउंडिंग फ्लूइड। इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस वाले सेल मेम्ब्रेन बायो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को स्लो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी न्यूरॉन्स भाई लोग ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। फिर आता है बायो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इस एक्शन पोटेंशियल को आप एक इलेक्ट्रिक स्पार्क के जैसा समझ सकते हो, जो हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू फ्लो करते हुए
मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एक बार फिर से फिजिक्स की भाषा में इसे आप एक वायर के थ्रू पास होने वाले डिजिटल सिग्नल के जैसा समझ सकते हो। नाउ टेल मी वन थिंग, जहां कहीं आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता हुआ देखते हो, उसके आसपास आपको क्या नोटिस करने को मिलता है? अरे भाई, आप बायो सेवर्ट्स लॉ को याद कीजिए ना, जिसके अनुसार जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होता है, उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। करेक्ट। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स में आयंस के मूवमेंट के कारण भी स्मॉल स्केल पर मैग्नेटिक इन्वायरमेंट डेवलप हो जाता है। एंड यू नो, इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हमारे ब्रेन के फंक्शन को एग्जामिन करने के लिए एक मेडिकल टेस्ट को भी डेवलप किया गया है, जिसे मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी या MEG भी कहा जाता है। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा, एक्सरे स्कैन, MRI स्कैन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड से लेकर ECG, EEG और MEG तक सभी के सभी मेडिकल डायग्नोसिस टेक्निक्स को हमारे फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मदद से ही डेवलप किया गया है। दैट्स ऑसम, है ना? अब चलिए हमारे ओरिजिनल डिस्कशन के पास वापस चलते हैं। बायो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा आइडिया सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। आप देखोगे इन आयंस के मूवमेंट के लिए मेजरली दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होने वाला डिफ्यूजन, एंड नंबर 2, वोल्टेज ग्रेडियंट के कारण इन आयंस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब हम बायो इलेक्ट्रिसिटी के इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा मशीन बनाकर देखें। बट बिफोर दैट टेल मी वन थिंग, हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जिसे डॉक्टर्स को अपने प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स के दौरान कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना पड़ता है? राइट, दैट वाइटल ऑर्गन इज आवर हार्ट ओनली। और हमारे मशीन का काम है हार्ट बीट के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंटिन्यूअसली सुनते रहना। बट हाउ इज दैट पॉसिबल? आइए समझते हैं। एक्चुअली हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने वाले मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG मशीन कहा जाता है। और ये ECG मशीन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रियल टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करता जाता है। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। स्टेप नंबर 1, जिस पेशेंट के हार्ट बीट को मॉनिटर करना होता है, उसके चेस्ट, लेग्स और आर्म्स पर छोटे छोटे स्टिकी सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। एंड यू नो, ये इलेक्ट्रोड्स हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के कारण होने वाले टाइनी वोल्टेज चेंजेस को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप इस प्रोसेस के पीछे के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हमारा ह्यूमन बॉडी बिल्कुल एक सॉल्ट वाटर की तरह एक कंडक्टिव मीडियम के जैसा काम करता है, और इसलिए हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पूरे बॉडी पर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोड्स भी उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे स्किन के थ्रू इजीली पिकअप कर लेते हैं। देन स्टेप नंबर 2, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। यू विल सी, इस ECG मशीन के अंदर एक एम्पलीफायर सर्किट लगा होता है, सो दैट उन टाइनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके बड़ा किया जा सके। एंड देन द फाइनल स्टेप, जिसमें हमारा ECG मशीन एम्पलीफाइड सिग्नल को कंटिन्यूअस वेव फॉर्म वाले ग्राफ में कन्वर्ट करता जाता है। नाउ अब आप इस प्लॉट को ध्यान से देखिए। आई एम वेरी श्योर, भले ही आपने ECG मशीन को पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इन ग्राफ को आपने कभी ना कभी मूवीज में जरूर नोटिस किया होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, जब तक ECG मशीन के स्क्रीन पर इस तरह के मूविंग वेव फॉर्म्स बन रहे हैं, तब तक थिंग्स आर गुड। और अगर
ईसीजी मशीन के स्क्रीन पर आपको फ्लैट लाइंस दिखने लगे, तो उसका मतलब है कि पेशेंट के हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होना बंद हो चुकी है एंड द पेशेंट हार्ट हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। आपको पता है, ह्यूमन बॉडी के हार्ट बीट साइकिल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ईसीजी मशीन के स्क्रीन पर बने वेव फॉर्म्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे पी वेव, टी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। आसान शब्दों में आप हमारे हार्ट को एक ड्रमर के जैसा मान लीजिए, जो रिदमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। वहीं दूसरी ओर हमारा ईसीजी मशीन भी एक बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोफोन के जैसा काम करते हुए उन सारे रिदमिक बीट्स को कंटिन्यूअसली सुनता रहता है। एंड फाइनली ईसीजी मशीन के स्क्रीन पर आप जो वेव फॉर्म्स देखते हो, उससे डॉक्टर्स को इस बात की जानकारी मिलते रहती है कि हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितना बखूबी अपना काम करता जा रहा है। दैट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी, है ना। और दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा एपिसोड नंबर 154 भी समाप्त हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।